सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट वेज एंड डैश प्रेजेंटेशन एंड फिक्सचर प्रोजेक्शन। ये टॉपिक 12th जेई और नीट इन सब में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे हम बेसिकली प्रोजेक्शन के टर्म में डालते हैं और ये पूरा बेसिक है फॉर योर स्टीरियो केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें आई कहाँ से। देखिए, सबसे पहला जो टर्म बनता है वो बनता है प्रोजेक्शन, ओके, जिसको हम नॉर्मली प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो ये प्रोजेक्शन और प्रेजेंटेशन जो है ये बेसिकली चार तरह से होता है। एक होता है बेटा आपका साहॉर्स प्रेजेंटेशन, साहॉर्स। दूसरा होता है बेटा आपका न्यूमैन। तीसरा होता है बेटा आपका वेज एंड डैश। और चौथा होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट योर फिक्सचर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये चार प्रोजेक्शन है या चार प्रेजेंटेशन आप कह सकते हो। ओके, तो इन प्रेजेंटेशन पे ही हमें वर्क करना है। ये दो हम नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों आपके 11th में भी आपने पढ़ा ही होंगे और इतना ज़्यादा टफ नहीं है, इजी हैं। ज़्यादा क्या कहते हैं, इनमें से क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से वेज एंड डैश एंड प्रेजेंटेशन फिक्सचर प्रोजेक्शन में से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, चाहे वो नीट हो चाहे वो आपका जेई हो। ओके, तो हम आज के इस वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, सो क्या बताया मैंने आपको, जो प्रोजेक्शन और प्रेजेंटेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो इन इस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। साहॉर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन, वेज डैश और फिक्सचर प्रोजेक्शन। हमें क्या करना है, वेज डैश एंड फिक्सचर को पकड़ना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि ये वेज एंड डैश और फिक्सचर प्रोजेक्शन ये हैं क्या बेसिकली। ठीक है, देखो, कोई भी प्रोजेक्शन या प्रेजेंटेशन जो होता है वो आता कहाँ से है, उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे कोई आपके सामने एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है तो उस स्ट्रक्चर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ये तो आपके सामने प्रेजेंटेशन दे दी कि एक वेज है, एक वेज डैश हो गया, एक न्यूमैन हो गया, एक साहॉर्स हो गया और एक आपका फिशर हो गया। लेकिन उस स्ट्रक्चर को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये जो है इसकी भी दो कैटेगरी है बेटा। एक कैटेगरी होती है बेटा कन्फर्मेशन, ठीक है, और एक होती है बेटा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दो कैटेगरीज होती हैं। यानी प्रोजेक्शन में भी प्रोजेक्शन भी दो कैटेगरी में की वजह से आता है। ये तो प्रोजेक्शन हो गया, आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने प्रेजेंट कर दिया, वो इस फॉर्म में करो, इस फॉर्म में करो, इस फॉर्म में करो। ठीक है, तो आप बता सकते साहॉर्स में है, ये न्यूमैन में है, ये वेज डैश और ये फिशर में। इन सब के बारे में थोड़ा बता दूंगा अभी आपको। ठीक है, लेकिन इसको ये भी दो कैटेगरी की वजह से आया है, एक कन्फर्मेशन और एक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि कन्फर्मेशंस क्या होते हैं और कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं। रटना कुछ नहीं है, समझना है। ठीक है, मेन है समझना। देखो, कन्फर्मेशंस क्या होता है और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन लो, कोई भी प्रेजेंटेशन, चाहे वो फिशर हो, वेज हो, न्यूमैन हो, साहॉर्स हो, कोई भी प्रेजेंटेशन लेते हो, ठीक है, कुछ भी किसी तरह का प्रेजेंटेशन, वो जरूरी नहीं कि यही प्रेजेंटेशन हो, कोई भी आपने प्रेजेंटेशन ले लिया। अगर आपने वो प्रेजेंटेशन लिया हुआ है और उसमें आप किसी एक बॉन्ड को कांस्टेंट कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जैसे ये ब्लू है, ठीक है, और इसके आगे मान लो मैं ये दो बॉन्ड लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये ब्लू है और ये, ठीक है, ओके। चलो मैं इसको वेज डैश में कर देता हूँ। ठीक है, वेज डैश एक्चुअल में क्या था, कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। ओके, तो वेज डैश में क्या हिसाब किताब होता है बेटा, ऐसा होता है। ठीक है, जो एक होता है टुवर्ड्स व्यूअर जिसे हम वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, और एक होता है अवे फ्रॉम व्यूअर जिसे हम कहते हैं डैश, और दो होते हैं प्लेन में बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं किसी एक बॉन्ड को कांस्टेंट रख रहा हूँ, बाकी तीन बॉन्ड को क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। ध्यान दो, अगर मैं एक बॉन्ड को कांस्टेंट रख रहा हूँ, बाकी तीन को क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखना ये बॉन्ड सिंगल होना चाहिए, ये सिंगल बॉन्ड के ही प्रोजेक्शन है। ठीक है, डबल ट्रिपल के नहीं है, ये भी याद रखना। ठीक है, हाँ, इस कार्बन के साथ जो ग्रुप हो सकता है वो डबल ट्रिपल हो सकता है। इस कार्बन जो टेट्रावैलेंट कार्बन है, इसके साथ जो ग्रुप होता है वो डबल ट्रिपल हो सकता है। इथीन हो, इथाइन हो, प्रोपीन हो, प्रोपाइन हो, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो कार्बन का उस कार्बन के साथ बॉन्ड है वो सिंगल होना चाहिए, सिंगल सिंगल सिंगल। ओके, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। नाउ ध्यान दो, अगर आपने इस बॉन्ड को कांस्टेंट रखा हुआ है और इस बॉन्ड को आप चेंज कर रहे हो,
तो जो भी आपके पास प्रेजेंटेशन आएगी उसको कन्फर्मेशन में कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, कन्फर्मेशंस कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे दे दिया, जैसे मैं एक केस लेके चलता हूँ, यहाँ मैंने ले लिया BR, यहाँ मैंने लिया CL, और ये वेज बना दी मैंने, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ले लिया F, और यहाँ कहीं ले लिया मैंने H। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रुप ले लेते हैं, CS3। ओके, तो अब जैसे देखो मैंने इस बॉन्ड को क्या रखा, फिक्स रखा है, इस बॉन्ड को मैंने फिक्स रखा है, और इस बॉन्ड को मैं रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सब रोटेशन किया, और रोटेशन करने के बाद इसको भी बाद में बताते हैं, आफ्टर रोटेशन। ठीक है, इसको मैंने ऐसे रखा BR। ठीक है, ये ऐसी था, ये ऐसे था, और ये ऐसे था। ठीक है, अब मैंने जैसे रोटेशन किया तो क्या हुआ कि F मान लो ऊपर चला गया। ठीक है, मैंने बॉन्ड की पोजीशन क्या कर दी, चेंज कर दी, F यहाँ कर दिया, और मान लो CL यहाँ कर दिया, और CS3 यहाँ कर दिया, सब 3 पोजीशन चेंज कर दी। तो अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर देखो ये बॉन्ड फिक्स्ड है, ये बॉन्ड जो है पूरा फिक्स्ड है, लेकिन ये तीनों की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, तो कभी भी ऐसा होता है कि जब किसी एक कार्बन का एक बॉन्ड का पोजीशन फिक्स होता है, बाकी 3 बॉन्ड की पोजीशन या ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं कन्फर्मेशंस। और इसी कन्फर्मेशन में आपके 2 आते हैं, जो आते हैं आपके सॉ-हॉर्स और न्यूमैन, जिसके फर्दर टाइप आते हैं स्क्यू, गॉज, एक्लिप्स, स्टैगर्ड। ठीक है, सो ये इसमें इस तरह से अगर होता है तो वो सॉ-हॉर्स या न्यूमैन प्रोजेक्शन में आएगा। ओके, फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन को हम 4 तरीके से कर सकते हैं, सॉ-हॉर्स, न्यूमैन, वेज डैश एंड फिशर प्रोजेक्शन। इनके ये 2 कैटेगरी के अंदर आते हैं। पहला कैटेगरी है कन्फर्मेशन, दूसरा आता है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कन्फर्मेशन का मतलब होता है कि आपने क्या किया, एक बॉन्ड को कांस्टेंट रखा, बाकी 3 बॉन्ड की पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो उसे हम कहते हैं कन्फर्मेशन। इसमें 2 आते हैं, सॉ-हॉर्स और न्यूमैन। सॉ-हॉर्स जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, साइड व्यू होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये किया हमने, ठीक है, ठीक है, दिस इज सॉल्व पोजीशन। मैं भी यहाँ पे सिंपल सा इथेन का आंसर ले रहा हूँ, ये इथेन है, देखो C यहाँ पे 3H है, ये C, ये 3H है। ठीक है, ओके, दिस इज योर इथेन, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे 3H है, ये देखें। ओके, सो दिस इज योर सॉ-हॉर्स पोजीशन। द साइड व्यू प्रोजेक्शन, जब साइड से देखते हो, ओके, ये आपके जो है कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है विद रिस्पेक्ट टू इस, देखो यहाँ पे इस बॉन्ड यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरा चेंज जब आप रोटेट कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर रोटेट कर रहे हो, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस कार्बन का ये बॉन्ड की पोजीशन फिक्स्ड है, इसी को ही आप रोटेट करते हो, इसे हम कहते हैं फ्रंट कार्बन, इसे हम कहते हैं रियर कार्बन। ठीक है, तो फ्रंट को कांस्टेंट रख के रियर को घुमाया जाता है। ओके, जैसे ये भी घुमाया, ये ऐसा आ गया, जैसे आपने इसको रोटेट किया यूँ। ओके, तो ये वाला पोजीशन क्या हो गया, ऐसा, जैसे ये नीचे था ना, तो आपने रोटेट किया तो ये ऊपर आ जाएगा, जैसे ये नीचे था ये H, ये रोटेट करो तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कंसिडर करते हैं, तो जैसे ऊपर जाएगा तो ये, जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऊपर जाएगा, देखो ये ऐसा ना 1 ये, ठीक है, तो जो ये था ये 2 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, सो इसको ही हम एक्लिप्स और स्टैगर्ड में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अगर 2 पोलर यानी कि जो क्या कहते हैं आपके पोल हाइड्रोजन है जो बिल्कुल एक ही लाइन में, अगर वो एक ही लाइन में आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्लिप्स, अदरवाइज हम क्या कहते हैं स्टैगर्ड। ठीक है, सो इतना अभी हम जाएंगे नहीं इसमें। न्यूमैन में क्या होता है, न्यूमैन में यही होता है, उसमें भी क्या होता है, जो फ्रंट कार्बन होता है उसको हम क्या एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ये C फ्रंट है और ये C रियर है। ठीक है, तो ये C फ्रंट हो गया। ओके, इसके 3 हाइड्रोजन हो गए। ओके, ये C फ्रंट है, इसके 3 हाइड्रोजन हो गए। ओके, और ये जो रियर कार्बन है हम इसको किसे नोट करते हैं, सर्कल से नोट करते हैं, तो ये Cr हो गया। ओके, आप चाहो तो यही बना सकते हो, ये देखो ये H1 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर H2 हो जाएगा, और ये यहाँ पर H3 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो दिस इज योर न्यूमैन पोजीशन। ये न्यूमैन का स्टैगर्ड है। ओके, अगर इसका एक्लिप्स करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर रोटेट करना है, करेंगे, तो जैसे रोटेट करें तो H1 आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, ये तो ऐसी है अपनी जगह, ये H है,
यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है। तो जैसे ही ये इसके ऊपर आएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है H1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये H1 यहाँ आ जाएगा, H2 यहाँ आ जाएगा और H3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दिस गैप इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्क्यू गॉच और स्क्यू स्कैटर्ड और गॉच स्कैटर्ड स्टैगर्ड क्या कहते हैं एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी दो आपके पास स्ट्रक्चर्स आते हैं उसमें आप देखते हो कि पहले स्ट्रक्चर्स में एक कार्बन का एक बॉन्ड बिल्कुल कांस्टेंट है, बाकी 3 का बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। तो आपको वो ये किस में आएगा, कन्फर्मेशन में आएगा, ठीक है। कन्फर्मेशन में आपके साहॉर्स और न्यूमैन होते हैं। साहॉर्स साइड व्यू प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। उस अगेन देखो ये फिक्स्ड है, ये वाला कार्बन जो है फिक्स्ड है और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इस कार्बन के 3 बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं। ध्यान दो जो रोटेशन होगा वो सी से सिंगल बॉन्ड में होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। डबल ट्रिपल में नहीं होता, डबल बॉन्ड में रोटेशन होता ही नहीं है, ठीक है। डबल बॉन्ड अगर रोटेशन करेगा तो टूट जाएगा, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड में, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है इसके विद रिस्पेक्ट में रोटेशन हो जाएगा, बट अगर डबल होगा तो रोटेशन नहीं हो पाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा आपका साहॉर्स स्टैगर्ड, साहॉर्स एक्लिप्स। तो ये है आपका साहॉर्स स्टैगर्ड और ये है साहॉर्स एक्लिप्स्ड, जबकि ये है न्यूमैन स्टैगर्ड और ये क्या है, न्यूमैन, यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं, एक्लिप्स्ड, ठीक है। सो यहाँ तो बस समझ आ गया आपको। प्रोजेक्शन मीन्स प्रेजेंटेशन, ओके। 2D या 3D में प्रेजेंटेशन कर सकते हो आप, ठीक है। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से, ठीक है। ये सब प्लेन में किया गया तो सारे 2D में आते हैं, ठीक है। जो प्लेन में नहीं किया जाता वो 3D में आ जाते हैं। तो इसमें आते हैं साहॉर्स, न्यूमैन, वेज एंड डैश एंड फिशर पोजीशन। कैटेगरीज इसको भी फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा गया, 2 कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक आता है कन्फर्मेशन, एक आता है कॉन्फ़िगरेशन। कन्फर्मेशन का मतलब क्या होता है, एक कन्फर्मेशन आता है, एक आता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो कन्फर्मेशन जो होता है बेटा आपका, उसमें क्या होता है, अगर आपने कोई एक बॉन्ड को फिक्स रखा है, बाकी 3 की पोजीशन आप चेंज कर रहे हो, तो दिस इज़ कॉल्ड कन्फर्मेशन। इसमें आते हैं साहॉर्स एंड न्यूमैन। साहॉर्स में 2 पार्ट आते हैं, स्टैगर्ड एक्लिप्स। न्यूमैन में 2 पार्ट आते हैं, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स। साहॉर्स इज साइड व्यू प्रोजेक्शन, न्यूमैन इज अ फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन, ठीक है। इस याद रखना, फ्रंट कार्बन हमेशा फिक्स रहता है, यानी कि नॉन रोटेटरी होता है, और रियर कार्बन हमेशा रोटेटरी होता है। कीप इन माइंड, फ्रंट कार्बन फिक्स्ड, फ्रंट इज फिक्स्ड, रियर इज रोटेटरी, ठीक है। फ्रंट इज फिक्स्ड एंड रियर इज रोटेटरी, ओके। नाउ न्यूमैन में भी यही होता है, फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ फिक्स्ड, और जो रियर कार्बन तो उसको सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ रोटेटरी, ओके। सर्कल घूमता रहता है ना, दिस इज रोटेटरी, नोट डाउन। तो अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जैसा अभी कन्फर्मेशन में बताया, न्यूमैन एंड साहॉर्स पोजीशन होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है बेटा, इसमें 2 ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। मतलब जब 2 कांस्टेंट रहते हैं और 2 की चेंज होती है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिया CH3, ओके। यहाँ पे मैंने लिया Br, यहाँ मैंने वेज पर ले लिया कोई भी कंपाउंड से Cl, और यहाँ डैश पे मैंने क्या ले लिया F, ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने इन 2 की पोजीशन चेंज कांस्टेंट रखी है और बाकी 2 की चेंज कर दिया, ठीक है। तो मैंने इंटरचेंज किया है, तो इंटरचेंज करने के बाद ये तो Br ऐसे था और ये CH3 भी ऐसे था, और ये है Cl, यहाँ पर कर दिया मैंने F और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया Cl। सो अगर हम देख रहे हैं कि 2 ही ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है तो इसे हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें ये आता है कॉन्फ़िगरेशन कैटेगरी में, ओके। जिसमें आपके क्या आएंगे, RNS नोटेशन आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे आपके RNS नोटेशन। सो लेट मी रिपीट अगेन, अगर इंटरचेंज करने के बाद 2 ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। और अगर 3 ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, जैसे ये कहलाएगा, किस में आएगा बेटा, ये आएगा कॉन्फ़िगरेशन, ओके। और अगर मान लीजिए आपने यहाँ रखा Br, यहाँ रखा CH3, यहाँ रखा वेज में आपने Cl और डैश में रखा आपने F, ठीक है। और आपने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, और इंटरचेंज करने के बाद Br ही पोजीशन सेम है, बाकी सबकी पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है।
जैसे यहाँ कर दिया हमने F, यहाँ कर दिया Cl, यहाँ कर दिया CH3, तो ये आ जाएगा आपका किस में, ये आ जाएगा कन्फर्मेशन में, ठीक है। ओके, क्लियर। सो इफ़ you are keeping two bond constant, two position constant, it is confusion. If you are keeping only one bond constant, one group constant, it is called conformation. So this is conformation, this is your configuration. Okay, नोट कर लो। अब हम आते हैं आपके RS नोटेशन में, जिसमें हम पहले वेज डैश से RS नोटेशन करेंगे, फिर हम फिशर पोजीशन से RS नोटेशन करेंगे, और फिर हम इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने किया, आपको बताया कि क्या होता है कन्फर्मेशन और क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के टाइप्स। देखिए RS नोटेशन होता है कॉन्फ़िगरेशन में, जो कॉन्फ़िगरेशन होती है क्या होती है, RS नोटेशन, या आप कहते हो RS कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आप कह सकते हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये आपको जो कंपाउंड्स होते हैं, स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं, उनके बीच में रिलेशन बताता है कि वो एंटियोमर्स हैं, डायस्टीरियोमर्स हैं या आइडेंटिकल्स हैं, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं RS नोटेशन की। इसके लिए आया था बेटा आपका CIP रूल, काहन, इनगोल्ड, प्रिलॉग। ये थे 3 साइंटिस्ट जिन्होंने ये रूल लिया था, ठीक है। इनके हिसाब से जो प्रायोरिटी होती है, ठीक है, डिफरेंट एटम और ग्रुप्स are arranged in according to their priority, according to their priority। सबसे पहला काम है कि उनको प्रायोरिटी देना, जो भी ग्रुप हो आपके पास, जो भी आइटम हो, प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी किस बात पे, देखिए याद रखना, प्रायोरिटी किस पे डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला, सबसे पहले एटॉमिक नंबर, ठीक है। पहली प्रायोरिटी किस पे जाएगी, एटॉमिक नंबर पे जाएगी। पहला प्रायोरिटी जो सीक्वेंस है, ठीक है, जो सीक्वेंस जा रहा है वो प्रायोरिटी का वो क्या है, एटॉमिक नंबर पे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके पास एक है कार्बन और एक है मान लो आपका नाइट्रोजन, तो प्रायोरिटी नाइट्रोजन को मिलेगी, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। ऐसे अगर मान लो आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन और फ्लोरीन दे दिया, तो प्रायोरिटी जाएगी किसके पास, फ्लोरीन के पास। यानी फ्लोरीन को प्रायोरिटी ग्रुप का जाएगा, इसे कहा जाएगा मोस्ट प्रायर, इसे कहा जाएगा लीस्ट प्रायर, ठीक है। दूसरा होता है बेटा, कई बार एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो हम जाते हैं उसके मास नंबर पर, ठीक है, या एटॉमिक मास पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया 1H1 और 1H2, जैसे प्रोटियम ड्यूटेरियम, तो ऑब्वियस इसका ज़्यादा जाएगा, एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर पे जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे मान लो आपको दे दिया 8O16 और दे दिया आपको 8O17, ठीक है, तो प्रायोरिटी किसकी जाएगी, 8O17 की, ठीक है। तीसरा बेटा, अगर मान लो आपके पास एक वो है लोन पेयर है और एटम है, तो किस पे जाएगा, तो बेटा जाएगा एटम, ठीक है। एटॉमिक नंबर में क्या जाएगा, एटम एंड लोन पेयर में क्या होगा बेटा, कि जो प्रायोरिटी होगी वो एटम की ज़्यादा होगी, एटम की प्रायोरिटी लोन पेयर से क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो मेरे पास है एक NH2 लोन पेयर और एक है मेरे पास NH3, ठीक है, तो मैं प्रायोरिटी इसको दूंगा, ठीक है। ये बेसिकली प्लस के फॉर्म में आएगा अमोनियम आयन के रूप में, ओके। जब ग्रुप बनाएगा तो अमोनियम आयन के रूप में बनाएगा, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर एक और केस ले लो, अगर मान लो आपको सिस एंड ट्रांस दे देता है, तो फिर बेटा सिस की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी ट्रांस से, ठीक है, ओके। तो ये कुछ प्रायोरिटी है जो आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंट एटम ग्रुप्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी कैसे, एटॉमिक नंबर में, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है, मोर मास नंबर, एटम और लोन पेयर में एटम का, सिस ट्रांस में सिस का। एक और चीज़ देख लो यहाँ पर, मान लो जैसे कि मुझे यहाँ पर दे देता है चेन की बात करता है, फॉर चेन, मान लो चेन की बात करता है, तो चेन में आपने क्या देखना है कि नेक्स्ट एटम, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास है CH2 CH3, और यहाँ पर मेरे पास है CH2 CH3 CH3, ठीक है, मतलब CH2 CH2 CH3, तो बेटा इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। पहले इसके बहुत सारे रीज़न है, पहले तो जैसे ये है ना, इन दोनों में इसका ज़्यादा होगा, एक तो बात इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा,
ठीक है, ये ऐसे भी याद रख सकते। दूसरा आप क्या याद कर सकते हो, जो बेस्ट है, जो ये पता होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पे खोलूँ बेटा तो ये ऐसा है, और मैं इसको यहाँ पे खोलूँ बेटा तो आपने देखना है कि देखो अटैच एटम, ये अटैच एटम है, इसके साथ 2H 2H, प्रायोरिटी सेम हो गई। इस कार्बन के साथ 2H 2H, ठीक है। लेकिन अब क्या अटैच हो गया, H, अब क्या अटैच हो गया, C। किसका एटॉमिक नंबर बढ़ा, H का या C का, C का, तो ये प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरह से हम प्रायोरिटी लेके चलेंगे। ओके, तो अब जब हमें आपको कोई भी आपको स्ट्रक्चर देता है, चाहे वो वेज डैश में दे, चाहे वो आपको फिशर में दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको प्रायोरिटी इस तरह से चेक करनी है। ठीक है, पहले तो काम है प्रायोरिटी को फाइंड करना। एक बार प्रायोरिटी फाइंड हो गई उसका, तो फिर रोटेशन का पता चल जाता है। ठीक है, पहले बार प्रायोरिटी, ठीक है। दूसरा, पहला रूल है प्रायोरिटी करना। दूसरा क्या है, अरेंज डिफरेंट एटम नॉट अरेंज डिफरेंट एटम। इसमें आप ऐसा करिए, लिखिए द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट असाइंड नंबर 4, ठीक है, उसको 4 नंबर देना है। एंड फाइंड द डायरेक्शन, ठीक है। इफ़ क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज आ रहा बेटा देन R, और इफ़ एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या है बेटा, तब वो क्या है, S है। ठीक है, यहाँ पे ये बता देता हूँ मैं, ये जो R होता है इसका मतलब होता है रेक्टस। रेक्टस मतलब राइट, मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, S मतलब होता है बेटा सिनिस्टर, यानी कि लेफ्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। ओके, नोट डाउन। क्वेश्चन करते हैं अब। तो अब हम करते हैं इसमें कि किस तरह से हमें करना है। तो पहला हम आते हैं यहाँ पर बेटा वेज डैश के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब तीसरा जो रूल लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ फॉर वेज डैश। फॉर वेज डैश याद रखें, इफ़ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इफ़ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज़ ऑन डैश देन इफ लीस्ट प्रायोरिटी अगर डैश पर आता है देन द कॉन्फ़िगरेशन रिमेन एज इट इज़। ठीक है, जैसे मान लो देखो बेटा वेज डैश में क्या होता है, जैसे ये आपने लिखा, मान लो ये लिखा Cl, ये लिखा आपने Br, और ये आपका है वेज CS3, और ये मान लेते हैं आपका डैश है H। तो बेटा ये जो 2 बॉन्ड होते हैं ये होते हैं प्लेन बॉन्ड। ठीक है, प्लेन पे बनाए जाते हैं। ओके, ये होता है टूवर्ड्स व्यूअर, और ये होता है बेटा अवे फ्रॉम व्यूअर। ओके, अवे फ्रॉम व्यूअर। ओके, ये दोनों जो बॉन्ड होते हैं, ये दोनों बॉन्ड, ये अबव एंड बिलो प्लेन होते हैं। ठीक है, ये अबव प्लेन होता है और ये बिलो प्लेन होता है। ओके, ये प्लेन पे होते हैं। जैसे इस बोर्ड पे जो ड्रॉ करूँगा वो इन दो पे आएगा, जो बोर्ड के अप की तरफ वो वेज और जो पीछे की तरफ वो डैश। ओके, तो जो आपका क्या कहते हैं, ये 2 बॉन्ड होते हैं, प्लेन होते हैं, इसको हम प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। तो ठीक है, ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिशर पोजीशन में यही चीज़ काम आएगी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर मान लो किसी वेज डैश प्रेजेंटेशन में, देखो वेज डैश, ये जो वेज डैश प्रेजेंटेशन है ना, इसका ही दूसरा नाम बेटा फ्लाइंग वेज भी है। इसको कहीं पर फ्लाइंग वेज भी प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, फ्लाइंग इसलिए क्योंकि ये वेज ऊपर की तरफ उड़ रहा है। ठीक है, अब होता क्या है बेटा कि जब कभी भी आपको ऐसा दे दिया जाता है तो आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपका लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पर है। जैसे मैंने कहा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किसको मिलेगा, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा। ठीक है, जिसका क्या कहते हैं मास नंबर सबसे कम होगा, जिसके अंदर लोन पेयर होगा, एंड सो ऑन। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जैसे ये इस केस को देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊँ तो देखो
बहुत ध्यान से, जैसे ये है और ये है, ये H था, ये Cl, ये Br और ये CH3। तो इसमें एटम नंबर किसका है सबसे, Cl का या Br का? Br का नंबर बड़ा, ये 1 हो गया, फिर 2, फिर ये 3, चौथा ये रहा। तो रूल ये कहता है कि अगर वेज डैश में लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर रहता है तो कुछ करना नहीं है, तो जो रोटेशन आ रहा है वही रोटेशन होगा। तो जब रोटेशन देखो कैसे क्या आ रहा है, ये देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज 1 2 3, तो इसका क्या आएगा बेटा R। यानी इस कार्बन का यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, ये जो कार्बन ना, इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है बेटा यहाँ पर R, रेक्टस। ठीक है, मतलब रेक्टस का मतलब सिंपल ये है, इसका ये नहीं कि ये लाइट को राइट या लेफ्ट रोटेट करेगा, ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो क्लॉकवाइज में हो रहा है। ओके, और देखो अब मान लो आपको ऐसा दे दिया, यहाँ पे दे दिया आपको मान लेते हैं T, ठीक है, यहाँ दे दिया आपको D, यहाँ दे दिया आपको F और यहाँ पे दे दिया आपको H। ठीक है, अब उसने कह दिया कि बताओ इसको कैसे अरेंज करोगे, तो ऑब्वियस है फ्लोरीन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो सबसे बड़ा नंबर फ्लोरीन हो गया, फिर हो गया ट्राइटियम हो गया, और फिर क्या हो गया, ड्यूटेरियम हो गया। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3। तो अब किसका, अब हम अगर हम ध्यान दें तो ये कैसा रहेगा, ये 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया और ये 4 हो गया, डैश पर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया जी आपका R। ठीक है, ऐसे एक और ले लेते हैं। मान लो आपको एक और दे दिया, जैसे ये C दे दिया और डैश पे ही मान लो दे दिया आपको F दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया आपको Br, यहाँ आपको दे दिया Cl और यहाँ पे आपको दे दिया चलो यहाँ पे I ले लेते हैं, I, और यहाँ दे दिया Br और यहाँ दे दिया Cl। ठीक है, वेज में। ओके, जैसे दे दिया, अब क्या बड़ा सबसे बड़ा ग्रुप तो हो गया ये, फिर हो गया ये, फिर हो गया ये, और ये चौथा प्रायोरिटी है तो ये ऐसा जाएगा, तो ये हो गया आपका S। ठीक है, दिक्कत कब आती है, जब लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे नहीं होता, कहीं भी हो सकता है, प्लेन पे हो सकता है, वेज में हो सकता है। तो क्या करेंगे, देखो B रूल, इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट ऑन डैश then change the configuration, interchange the configuration, this is very important। ठीक है, तो आपको इंटर कॉन्फ़िगरेशन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर वो R आ रहा है, ठीक है बेटा, तो उसको आप S करोगे, अगर S आ रहा है तो उसको आप R करोगे। चलो एक लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो मैंने ये किया, ठीक है, और मान लो यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर H आ गया, यहाँ Br आ गया, यहाँ पे I आ गया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, R आ रहा है, इसका क्या आ रहा है यहाँ पे बेटा, आपका R आ रहा है। तो ये R नहीं होगा, ये S होगा। ठीक है, सिंपल, R का क्या कर दोगे आप, S कर दोगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इंटरचेंज मेथड यूज़ करना पड़ता है। इवन इंटरचेंज मेथड कहते हैं इसको, हम वो करते हैं इसमें। वो कैसे करते हैं वो भी मैं करके दिखाऊंगा। पहले इसका एक और एग्जांपल देख लो। अभी तो वेज में था, अब एक मान लो डैश पर है, ये रहा Cl, अब यहाँ पे H आ गया, यहाँ I, यहाँ Br आ गया। ठीक है, ये दो लेके चल रहे हैं। ओके, और यहाँ पर देखो, अगर हम देखें तो सबसे बड़ा ये हो गया बेटा 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3। तो अब ये यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया बेटा S। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, R हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर मैं यहाँ पर कराता हूँ। कर लिया होगा नोट, तो मैं यहाँ पर करा देता हूँ। तो ये चीज़ क्लियर है। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि अगर वो डैश में नहीं आता है, ठीक है, अगर मान लो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है आपका लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे नहीं आता है, तब हम कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, उसमें R का S कर देंगे और S का क्या कर देंगे, हम R कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं ये भी समझ लो। एक्चुअली क्या होता है, R का S का R क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम इसका क्या करते हैं, इंटरचेंज मेथड करते हैं। इंटरचेंज मेथड में क्या होता है, इवन इंटरचेंज। देखो, एक होता है ऑड इंटरचेंज, एक होता है इवन। ऑड का मतलब होता है एक बार चेंज करना, 3 बार चेंज करना, 5 बार चेंज करना। ऑड नंबर यही होते हैं, ऑड 1 3 5 7 9 11। इवन इंटरचेंज क्या होता है, 2 बार चेंज करना। ठीक है,
साइमल्टेनियसली कर सकते हो, एक एक करके कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, 2 बार चेंज करना है, यानी कि 2 ग्रुप को की पोजीशन को चेंज कर देना। ओके, देखो जैसे मैं इस केस को लेके चल रहा हूँ, मैंने क्या कहा, इसका क्या आया, ऐसा आया। जरा इसको बनाते हैं हम। ये था आपका BR, यहाँ पे था I, बहुत ध्यान से देखें, नोट करते रहें, ठीक है। यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है बेटा आपका CL है, ठीक है। तो क्या होता है, रूल ये कहता है कि हमारा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस में होना चाहिए, डैश में होना चाहिए, ठीक है। तो डैश में करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको यहाँ पे पोजीशन को चेंज करेंगे 1 इंटरचेंज, फिर इस पोजीशन को चेंज करेंगे 2 इंटरचेंज। बात समझ आ गई। आप इसको यहाँ कर सकते हो, इसको यहाँ भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पहला इंटरचेंज किया, इंटरचेंज फर्स्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने इंटरचेंज फर्स्ट किया तो मैंने क्या किया, ये था, ये था, और यहाँ पे मैंने क्या किया, H कर दिया, यहाँ CL, इसको मैंने ऐसे रखा, ये फर्स्ट इंटरचेंज है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसका सेकंड इंटरचेंज, इंटरचेंज सेकंड, ठीक है। तो जैसे मैंने किया तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये देखो, यहाँ तो CL था, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा काम हो गया यहाँ पर। अब ये देखो BR I था, यहाँ पे मैंने I कर दिया, यहाँ मैंने BR कर दिया, ठीक है। अब आप करो, अब जो आएगा आपका कॉन्फ़िगरेशन, हमने हमारा रूल क्या कहता है कि डैश में होना चाहिए। अब जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वही कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, तो ये क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये हो गया ऐसे, इसलिए मैंने कहा ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको चेंज करने के बाद ना आप इन दो को चेंज करो, इन दो को चेंज करो, कोई फ़र्क। अगर आप यहाँ पे ऐसे भी कर देना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को तो लेते नहीं है, समझ आई। 1 मान लो ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4, मत करूँ काउंट, तब भी 1 2 3 ऐसे आएगा, समझ आई बात नहीं, ठीक है। तो फोर्थ, तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी किसी तरह से करते तो आपको वैसे मिलता। अब चलो मान लो इसको भी लेके चलते हैं, क्या किया था हमने यहाँ पर, यहाँ BR है बेटा, यहाँ I है, यहाँ पे आपका क्या है H है, और यहाँ पे क्या आपका CL है, ठीक है। मैंने कहा था इसका R आएगा। अब देखो कैसे, सबसे पहले काम इसको चेंज करना, कर लो फर्स्ट इंटरचेंज। तो फर्स्ट इंटरचेंज किया बेटा आपने, यहाँ आपने कर दिया CL, ठीक है। यहाँ फर्स्ट, यहाँ तो आपने कर दिया BR, यहाँ कर दिया H और यहाँ पर कर दिया CL, ठीक है। देखो चेंज कर दिया BR और यहाँ पे I एज इट इज़, ठीक है। सेकंड इंटरचेंज, अब आपको क्या करना है, इन दो, इसको तो छूना नहीं है, आप इन दो को छुओ, इन दो को छुओ, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। चलो मैं इन दो को छोड़ देता हूँ। तो जी ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया आपका CL, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे BR और यहाँ पे I, ठीक है। अब आप देखो सबसे बड़ा कौन है, फसल बरी 1 2 और 3, तो ये क्या जा रहा है, और समझ आई बात। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब कभी भी आपको कुछ भी आपको दे, कुछ भी दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस तरह के चलोगे। तो वैज डैश में अगर आपको दे दिया गया है, अगर वो कह रहा है कि इसमें RS नोटेशन निकालिए, तो अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो जो रोटेशन आ रहा है वही रहेगा। लेकिन अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश में नहीं है तो आप उसको डैश में लाइए, यानी 2 इंटरचेंज करेंगे, इवन इंटरचेंज, ठीक है। आप 2 करो, 4 करो, 6 करो, 8 करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन इंटरचेंज में हमेशा ही जो आपका आएगा, जो भी आपका आएगा वही उसका रहेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि जो आपका आया है, अगर वो डैश पे नहीं है, अगर जो आपका है उसको उल्टा कर दो, R का S का तो S का R कर दो, सिंपल, ठीक है। याद रखना क्या कहते हैं, हमेशा जब भी इवन इंटरचेंज किया जाता है तो हमेशा जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो फिक्स्ड आती है, बिल्कुल करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन आती है, उसके अलावा कोई दूसरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब एक मैं आपको दे देता हूँ, जो ट्राई करो। अगर मान लो आपको ऐसे दे दिया, एक दे दिया CHO, ठीक है, H, यहाँ दे दिया T, यहाँ दे दिया D, ठीक है। चलो CS3, तो बताओ ज़रा यहाँ पे क्या होगा, सोचो। चलो जी, कर लिया होगा, मैं बताता हूँ। देखो अब यहाँ पर क्या केस आ गया, देखो सारी कहानी किस पे आती है, प्रायोरिटी पे आती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, H का एटॉमिक नंबर कम है, ये तो लीस्ट हो गया, 4th हो गया, इसको तो पहले 4th कर दो। अब इसमें ये भी ट्राइटियम है, यानी कि इसका मास नंबर इससे तो ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3, क्योंकि ये दोनों कार्बन कार्बन के हैं, तो इन दोनों कोई भी A1 हो सकता है। तो अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें CHO को, इस CHO का जो स्ट्रक्चर आता है, इस CHO का स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर
मैं इस CHO को और इस CH3 को यहाँ पे कंपेयर करके बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो CH डबल बॉन्ड O, CH H H। सी इफ़ यू कंपेयर दिस कार्बन, ठीक है, ये कार्बन है ना अटैच कार्बन, इस कार्बन के साथ एक H है, हाँ जी एक है, तो ये बॉन्ड तो सेम हो गए। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, O आ गया, इसी से क्या आ गया, O आ गया। ओके, अब आप बोलोगे यहाँ पे 2 H के बॉन्ड है, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब कभी डबल बॉन्ड होता है इसको, तो ये डबल बॉन्ड जो O है ना, हम इसको हमेशा ऐसे दिखाते हैं, CH, ये O और ये O, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। जो भी डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम उतने बॉन्ड बना के दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, CO CO, देखो हैं। अब देखो इस C के साथ क्या है, O, इसी के साथ क्या है, H, इसी के साथ O, सी के साथ H, कौन बड़ा, ये बड़ा हुआ ना, क्योंकि O का एटॉमिक नंबर बड़ा होता है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका मेन, ये हो जाएगा 2। तो अब देखो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर लीस्ट प्रायोरिटी तो है नहीं, तो मैंने जैसे कहा था 1 2 3 4, यहाँ के इस हिसाब से तो ये क्या है, R है, तो इसका आंसर क्या होगा, S होगा। बाकी आप लीस्ट प्रायोरिटी उससे इवन इंटरचेंज से कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो S आ जाएगा, ठीक है, नोट डाउन। तो बेटा अब हम करते हैं, अब अगला टॉपिक जो हमारा था वो है फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन बहुत ही इजी प्रोजेक्शन है, ठीक है। कई बार आपको वेज रेस से फिशर क्या देगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं रूल्स की RS नोटेशन में। तो RS नोटेशन के हिसाब से जो रूल बनता है इसका, पहला प्रायोरिटी का था, ठीक है, कि किस तरह से करेंगे आप। दूसरा मैंने बताया था अरेंजमेंट होता है। तीसरा मैंने बताया था वेज डैश में अगर वो डैश पर है तो कहीं पर जहाँ जो रोटेशन होगा वही रोटेशन काउंट होगा, अगर वो डैश पे नहीं है तो डबल इंटरचेंज करेंगे या जो भी रोटेशन आएगा उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, R का S, S का R। फोर्थ जो है फिशर पोजीशन में क्या होता है, फॉर फिशर प्रोजेक्शन, फॉर फिशर प्रोजेक्शन दिमाग में रखें अपना कि जब भी फिशर पोजीशन आपको दे दिया उसने, ठीक है, जब कोई फिशर पोजीशन दे दिया तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट ऑन वर्टिकल प्लेन, मस्ट ऑन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, ठीक है, वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। एंड इन दैट केस द कॉन्फिगरेशन रिमेन सेम, मतलब कि अगर वो R आया तो R रहेगा, S आया तो S होगा, ठीक है। बट इफ द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, देन अगेन वही चीज, R का S हो जाएगा बेटा एंड S का R हो जाएगा, और मेक इवन इंटरचेंज, वही जो मैंने आपको बताया था, मेक इवन इंटरचेंज, ठीक है, इवन इंटरचेंज, तो उससे भी आपको सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी जल्दी नोट करो इसको, फिर मैं आपको कराता हूँ इसका बेहतरीन क्वेश्चन ताकि आपको मज़ा आए, ठीक है। चलो जी अब देखो ज़रा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम सिंपल सा लेके चलेंगे, फिर थोड़ा सा टेढ़ा लेके चलेंगे, फिर हम फिशर वेज जैसे फिशर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो लेके चलते हैं कि अगर हमें एक उसने दे दिया, जैसे ये देखो, ये दे दिया मुझे, ठीक है, ये दे दिया, ठीक है, ये दे दिया, ये दे दिया, ओके। अब देखो बेटा वर्टिकल में हमारे पास क्या होना चाहिए, लीस्ट प्रायोरिटी। मान लो यहाँ पे H है, यहाँ पर T है, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पर CH3 है, ठीक है, हाइड्रोजन, ट्राइटियम, अमीन और मिथाइल। तो कब सबसे बड़ा ग्रुप तो ये हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4, वर्टिकल पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, देखो 1 2 3 ऐसा जाएगा, तो ये हो गया बेटा S। चलो एक और लेके चलते हैं। अब मान लो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Br है, ठीक है। आप कैसे लिख जाएंगे, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, ऑब्वियसली Br है, फिर Cl है, फिर और ये चौथे वर्टिकल पे कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3, तो ये क्या हो गया आपका R, ठीक है, तो ये हो गया R, ये क्या हो गया S, ओके। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लेके चलते हैं कि अगर मान लो अब हमें यहाँ पर दे दिया बेटा, मान लेते हैं Cl, यहाँ दे दिया H, यहाँ दे दिया Br, यहाँ दे दिया I, यहाँ पे हमें दे दिया H, यहाँ दे दिया CH3, यहाँ दे दिया NH2 और यहाँ पे दे दिया Cl,
तो अब कैसा करेंगे, जैसे मैंने कहा कि अगर ये आपका वर्टिकल पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल पर है, तो जो होगा उसको उल्टा कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा 1 2 3, तो ये बन रहा है आपका, ये देखो 1 2 3, तो क्या बन रहा है, R बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा S, तो इसका आंसर होगा S। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा S। करके दे सकते हैं, 2 इंटरचेंज करेंगे, चलो करके देखते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं। देखो हमारे पास क्या था, CL था बेटा, यहाँ H, यहाँ पे BR, यहाँ पे I। चलो फर्स्ट इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट इंटरचेंज। तो मैंने इसको यहाँ रख दिया, ये H, यहाँ पे CL, ये BR, यहाँ पे I। सेकेंड इंटरचेंज इन दो को कर देते हैं, H CL I और BR, करके देख लो आप। ये देखो 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये क्या हो गया आपका S, आंसर हो गया S। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये साइमल्टेनियसली से आप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा अलग से केस में, कि कई बार हमें क्या आता है, वेज डैश दे देता है, उससे हमें फिक्सचर बनाना होता है, ठीक है, नोट इट। चलो अब हम करते हैं वेज डैश से फिक्सचर, ठीक है। तो देखो बेटा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वेज डैश लेंगे, वेज डैश में भी हम एक बार प्रायोरिटी को डैश पे रखेंगे, एक बार प्रायोरिटी को डैश पे नहीं रखेंगे, फिर उससे वेज फिक्सचर लाएंगे और उससे हम प्रूव करेंगे कि हमारा वो चीज़ सही है कि नहीं है। पहला हम लेके चलते हैं, चलो जी। तो ये है स्पेशल केस, ठीक है। देखो मान लो आपको दे दिया ऐसा, यहाँ पे दे दिया Cl, यहाँ पे दे दिया CS3, यहाँ पे दे दिया आपको ट्राइटियम और यहाँ पे दे दिया आपको H, ठीक है। साफ पता चल रहा है कि इसको जो ये दिख रहा है वही होगा। तो बड़ा एटॉमिक नंबर तो ये हो गया बेटा 1, फिर हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज यानी कि S, ठीक है। अब इसको हम फिक्सचर में पोजीशन में कन्वर्ट करेंगे। देखो बेटा, फिक्सचर में पोजीशन में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्लेन बॉन्ड होता है वो प्लेन पे ड्रॉ करता है। ये मैंने कहा था ये दोनों प्लेन बॉन्ड है, तो ये दोनों एक प्लेन में ड्रॉ किए जाएंगे, ठीक है। और बाकी किस में होंगे बेटा, आपके हॉरिजॉन्टल में। तो देखो ये प्लेन में तो हो गया Cl और यहाँ पे CS3, ठीक है। जो डैश होता है दिस इज अवे फ्रॉम व्यूवर, ठीक है। वेज बेसिकली होता है अप, डैश होता है डाउन। क्या बोला मैंने, वेज होता है अप के लिए और डैश होता है बेटा डाउन के लिए, ठीक है, ओके। तो जैसे ये डैश है, जिस डैश में डैश है, ध्यान दो, जिस डैश में डैश है उसी डैश में वो लिखा जाएगा, समझे। अगर ये राइट है तो ये राइट, ये लेफ्ट होता है तो हम लेफ्ट में लिखते हैं, और इसके अपोजिट में ही आ जाता है। इस डैश के जहाँ पे डैश का बॉन्ड होगा उसके बिल्कुल अपोजिट वेज का बॉन्ड होगा, कीप इट इन माइंड। क्योंकि एक अप डाउन, दो प्लेन हो गए और एक अप हो गया और एक डाउन। ये प्लेन है, इसके एक अप में और एक डाउन, अप में वेज, डैश में डाउन, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पर केस क्या आ गया बेटा, चलो करके देखते हैं, 1 2 3, तो ये क्या आ रहा है बेटा, ये तो R आ रहा है, R आ रहा है। R का हमने क्या कहा था, S हो जाएगा अगर वो हॉरिजॉन्टल में होगा, ठीक है। तो R का क्या हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ इसका जो आंसर है वो क्या है, S है। बात समझ आ गई, ठीक है। फिर समझ लो, जब कभी भी आपको RS नोटेशन पूछता है वेज डैश में, तो आपको लोएस्ट प्रायोरिटी को डैश में रखना है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ऑलरेडी डैश में है तो जो रोटेशन होगा वो रोटेशन हो, चाहे R या S, क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो S। और अगर मान लो वो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश में नहीं है तो आप उसको डैश में लाओगे 2 इंटरचेंज मेथड से, ठीक है। तो 2 इंटरचेंज मेथड में जो भी उसका आएगा रोटेशन, जो भी कॉन्फिगरेशन आएगा वही कॉन्फिगरेशन उसका रहेगा, ठीक है। अगर फिक्सचर पोजीशन आपको दिया हुआ है और फिक्सचर में अगर वर्टिकल में लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो रोटेशन जो होगा वही रहेगा, नो चेंज। लेकिन अगर फिक्सचर में ही मान लो आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल में आ गया, तो फिर अगेन आप दो इंटरचेंज करोगे और उस वक्त जो आएगा वही उसका आंसर होगा। या सिंपल, जो भी कॉन्फिगरेशन उस वक्त आई जब आपने हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, आ रहा है तो उसका एस लिख दोगे, एस विल बी आंसर। अगर एस आ रहा है, अगर मतलब हॉरिजॉन्टल में रखा है आपने लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, हॉरिजॉन्टल में आ गया आपका, और आपका एस आ रहा है कॉन्फिगरेशन उसको लेकर, तो वो आर हो जाएगा। दिस इज़ द प्रूफ, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? अच्छा, ये इवन इंटरचेंज का कंसेप्ट है क्या, इसको बात करते हैं। देखो इवन इंटरचेंज का मतलब क्या होता है कि ना,
हर इवन इंटरचेंज में ना कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड होती है। देखो चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ओके, जैसे इसको ही ले लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ इवन इंटरचेंज। ठीक है, ये Cl था, ये CH3, ये ट्राइटियम और ये क्या आपका H। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं ये, मुझे पता है कि वेज डैश में तो सिंपल है कि यही रहेगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई इवन इंटरचेंज में कॉन्फ़िगरेशन यही रहती है किसी भी कंपाउंड की इवन इंटरचेंज। इसका मैंने ये बनाया, ठीक है, इसका क्या है बेटा, S है ना, इसका S है ना, और इसका फिक्सचर पोजीशन ये है, तो इसका भी S आना चाहिए। अब देखो, अब लेकिन अब देखो कैसे करेंगे, क्योंकि ये वर्टिकल इसमें आ गया, हॉरिजॉन्टल में इसको वर्टिकल में करेंगे। तो पहला इंटरचेंज हमने यहाँ किया, ये H, ये Cl, ये T CH3। सेकेंड इंटरचेंज हमने यहाँ किया, तो ये तो वहीं पे किए रखा, कोई चेंज नहीं, यहाँ H, यहाँ पे Cl। अब मैं क्या कर रहा हूँ, CH3 को जा रहा हूँ, T को जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखो जी, अब तो ये वर्टिकल पे आ गया। अब आप देखो किसी एक को कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, 1 फिर 2 फिर 3, तो ये कैसा आ गया जी, S। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक क्या कहते हैं, और भी कंपाउंड बनते हैं, ऐसे बहुत सारे बनते हैं, लेकिन बस बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर कभी भी आपको फिक्सचर दे दिया जाता है तो आप इसी तरह से करेंगे। ठीक है, याद रखना, डैश हमेशा जिस डायरेक्शन में होगा वेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में फिक्सचर में बनेगा, लेकिन वेज डैश में डैश और वेज दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वेज और डैश हमेशा क्या रहेंगे, साथ रहेंगे। मतलब जैसे मान लो मैंने ऐसा बनाया, ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया वेज और यहाँ पे बनाया डैश। ठीक है, ऐसा बनाया, और एक स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, वेज यहाँ बनाया और डैश मैंने यहाँ बनाया। ठीक है, तो बेटा ये गलत होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये रखना, क्योंकि दोनों ही अबव और बिलो द प्लेन होते हैं। तो ये इसका मतलब नहीं कि बिलो द प्लेन अबव द प्लेन हो गया, नहीं बेटा, दोनों साथ होने चाहिए, इसका साइन होता है कि ये अबव बिलो द प्लेन है। ओके, एक चीज़ और, अगर मान लो कभी ऐसा दे दिया, मान लो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, और यहाँ पर भी ऐसी है, Cl और Br है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं सिंक, इसे हम सिंक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, ये आगे भी करेंगे हम। सिंक स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो एक जैसे कंपाउंड एक साथ ही रहते हैं, मतलब जो प्रोजेक्शन होता है दो ग्रुप का एक साइड में रहता है। अगर यही प्रोजेक्शन ऐसा हो जाता कि एक है ऊपर ClBr और एक है नीचे ClBr, तो ये हो जाता है एंटी, ये क्या हो जाता है आपका, एंटी हो जाता। ओके, सो यहाँ तक मैंने आपको RS नोटेशन फिक्सचर पोजीशन बताया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो हम एक बार समरी में दे देता हूँ कि हमने क्या किया। सबसे पहले दिमाग में रखो कि प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्शन में आपके न्यूमैन, सॉहॉर्स और ये आपके सब कुछ आ जाते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि दो होते हैं, कन्फर्मेशन एंड कॉन्फिगरेशन। कन्फर्मेशन का मतलब एक बॉन्ड कांस्टेंट बाकी तीन का रोटेशन, और कॉन्फिगरेशन मतलब दो बॉन्ड कांस्टेंट और बाकी दो का रोटेशन। ठीक है, कॉन्फिगरेशन R और S आता है, जिसे CIP रूल यानी कहान इन्वॉल्व प्रिलॉग रूल कहा जाता है। इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी देखनी पड़ती है। प्रायोरिटी का रूल है, पहले एटॉमिक नंबर देखो, फिर एटॉमिक मास या मास नंबर देखो, उसके बाद आप देखोगे कि किसका क्या कहते हैं वो है क्या कहते हैं उसको, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, पहले एटॉमिक मास देखेंगे। अगर मॉलिक्यूल है फिर आप मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे क्या, अगर वो लोन पेयर और एटम है तो फिर आप एटम को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखेंगे अगर वेज डैश दिया हुआ है, ठीक है, वेज डैश दिया हुआ है, अगर प्रायोरिटी मान लो क्लॉकवाइज में बढ़ रही है, अगर क्लॉकवाइज में घट रही है, यानी सबसे पहले 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है। ओके, तो R रेक्टस यानी कि राइट क्लॉकवाइज, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज। रेक्टस राइट क्लॉकवाइज का मतलब ये नहीं होता कि वो राइट रोटेट करेगा प्लेन पर राइट को। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे जो प्रायोरिटी घट रही है वो क्लॉकवाइज में घट रही है,
और एंटी क्लॉकवाइज में प्रायोरिटी जो घट रही है एंटी क्लॉकवाइज में घट रही है, ठीक है, यानी बड़े से छोटा जा रहा है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वेज डैश प्रेजेंटेशन दे दी है तो दिमाग में रखो डैश में ही लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होना चाहिए। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश में नहीं है तो डैश में लाइए, अगर डैश में तो एज इट इज़ कर दो, जो है आर तो आर, एस तो एस। अगर नहीं है तो आप जो भी आएगा आर उसका एस लिख देना, एस का आर लिख देना। क्यों? क्योंकि उसमें हम करते हैं 2 इंटरचेंज मेथड, यानी इवन इंटरचेंज मेथड, उसमें आपका हमेशा आंसर सही आएगा। दूसरा होता है फिशर पोजीशन। इसमें क्या होता है, हम ये बेसिकली जो फिशर पोजीशन है ये 2D प्रोजेक्शन होता है। वेज डैश जैसे फ्लाइंग वेज कहते हैं वो 3D प्रोजेक्शन है, ठीक है। फ्लाइंग मतलब हमें को नहीं पता कि ऊपर एक्सिस के ऊपर प्लेन के ऊपर उड़ रहा है नहीं उड़ रहा, प्लेन के नीचे जा रहा नहीं जा रहा, ठीक है। तो जो आपका फिशर प्रोजेक्शन था वो 2D प्रोजेक्शन होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वही रहेगी, बट अगर मान लो वो हॉरिजॉन्टल में आ जाता है तो फिर अगेन 2 इंटरचेंज करने पड़ेंगे, या जो आ रहा है उसका उल्टा कर दो, आर का एस, एस का आर कर दो, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक बात। अब हम यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन करेंगे आर एस नोटेशन की, कि किस तरह से आर एस नोटेशन हमें बताता है कि ये आइडेंटिकल आइसोमर्स हैं, इनएंशियोमर्स हैं या डायस्ट्रोमर्स हैं। इतना नोट कर लो। तो अब मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल रख रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक होता है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है CHOH COOH CHOH COOH, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ COOH और यहाँ पे H OH, और यहाँ पे भी मैं बना रहा हूँ आपका C, ये है आपका HOH COOH, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ओके। दिस इज़ योर टार्टेरिक एसिड। इसको हम कई फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया COOH और यहाँ पे रख दिया मैंने मान लो OH, यहाँ पे OH, ये H, ये H, COOH। बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको लिया है। कईयों के टेस्ट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। जैसे ये, ठीक है। अब मान लो ये कह दिया कि ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। क्या इनमें रिलेशन क्या है? क्या ये आइडेंटिकल आइसोमर्स हैं, एनैंशियोमर्स हैं या डायस्ट्रोमर्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ एनैंशियोमर्स का, डायस्ट्रोमर्स का, वो भी यहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आपको RS नोटेशन देखना सबका, ठीक है। नाउ पहली बात देखो बेटा, जो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें अगर आप देखो काउंटिंग, ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं से भी जाएंगे 2 और 3 पर OH आ रहा है, यहाँ से 2 और 3 पर OH आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नीचे से चलो या ऊपर से चलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कभी भी आपको ऐसा कंपाउंड दे देता है, ठीक है, और उसमें सारी पोजीशन सेम होती है, देखो आप ऐसे देखो, ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH OH, ठीक है, पोजीशन सेम है, काउंटिंग सेम होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आइडेंटिकल आइसोमर्स होने के, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं? आइडेंटिकल आइसोमर्स होने के चांसेस होते हैं, ये दिमाग में रखना है। अगर काउंटिंग सेम है, कहीं से भी जा रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पर मान लेते हैं CL होता, अभी हम करेंगे, मान लो यहाँ पर CL होता, तो काउंटिंग फिर 1 2 3 4 फिक्स हो जाती, तब उसमें चांसेस है कि वो आइडेंटिकल आइसोमर्स नहीं हो सकता। लेकिन अभी इसके चांसेस बहुत है कि इनमें से कोई एक पेयर आइडेंटिकल आइसोमर्स होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले इस कार्बन को लेके चलो, ठीक है, मैं इसको लेके चल रहा हूँ, अभी मैं ऊपर से नीचे 1 2 3 लेके चल रहा हूँ, ये 1 2 3 4 ये कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इस कार्बन को लेके चलो कि इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है। देखो बेटा, इन दो में अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर इसका बड़ा है तो 1, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से इस कार्बन के साथ यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, फिर इस कार्बन के साथ यहाँ पे H है, यहाँ पे C है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखते हो तो देखो ये आपका 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ओके, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप हो गया ना बेटा, ये बड़ा ग्रुप हो गया, ओके। तो देखो ये तो किस पे हो गया, उस पे हो गया, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल पे हो गया। और मैंने कहा था जब कभी हॉरिजॉन्टल पे होता है तो जो आएगा उसका उल्टा होगा। तो देखो ये जा रहा है R, है ना, तो ये जा रहा है R, तो ये क्या हो जाएगा S, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 2S। अब यहाँ पे आ जाओ, अगेन ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3,
ये क्या जा रहा है S, तो ये क्या हो जाएगा R, तो 3R। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगेन 1 2 3, ठीक है 1 2 3। अगर हम ऐसे चलते हैं, ध्यान दो, ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज S, तो ये R हो जाएगा, तो 2R, और यहाँ पे क्या 1 2 3 R, तो ये क्या हो जाएगा S हो जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे S का R, R का S है ना, S का R और R का क्या हो रहा है, S हो रहा है। ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब इधर ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या है, ये 1 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये R, तो ये हो गया S 2S। यहाँ पे देखो ये 1, ये 2, ये 3 R, तो ये हो जाएगा S। ठीक है, समझ गए, ये 1, ये 2, ये 3 R, तो ऐसा हो गया, ये 1, ये 2, ये 3 R, तो ऐसा हो गया। ठीक है, इस तरह यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 1 2, ये बड़ा क्यों बेटा, ये बड़ा देखो, बड़ा मॉलिक्यूल है, ये छोटा मॉलिक्यूल उसके मुकाबले, करके देख सकते हो आप। ठीक है, आप देखोगे ना मॉलिक्यूल मास, अगर आप देखोगे तो इसका ज़्यादा आएगा। तो ये 1, ये 2, ये 3 S, तो ये हो गया R, और यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 S, तो ये हो गया R। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं कहता हूँ ये दोनों क्या हैं, देखो S का R आ रहा है, R का S आ रहा है। ठीक है, इस ऐसे को हम क्या कहते हैं, एनेंशियोमर्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एनेंशियोमर्स नहीं होगा ये, यहाँ पर ये क्या होगा, आइडेंटिकल आइसोमर्स होंगे, आइडेंटिकल। क्योंकि काउंटिंग कैसे करे, मैंने यहाँ से काउंटिंग की 1 2 3 4, यहाँ से करता तब भी ऐसे आ जाता, तब इसका ही हो जाता, इसका ही हो जाता। यानी कि यहाँ पे काउंटिंग जो है कहीं से फिक्स नहीं है, यहाँ से लिखो, यहाँ मैंने यहाँ से किया, इसमें यहाँ से करता तब भी IPSC वही रहती, करके देख सकते हो। यहाँ से मैं करके बैठा हूँ 1 2 3 4 लिया है, यहाँ से मैं 1 2 3 4 लिया है, तो मेरे पास क्या बन रहा है, अगर मैं यहाँ से लूँगा और यहाँ से लूँगा, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो आता है 2S 3R, यहाँ से लेता है, यहाँ पे 2S 3R ही आता, समझे। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे की बात करता हूँ, तो यहाँ पे कॉन्फिगरेशन डिफरेंट आया। देखो S का हो गया R, S का हो गया R, उल्टा हो गया है ना, तो ये हो गया बेटा आपके एनेंशियोमर्स। ठीक है, ये क्या हो गया आपके एनेंशियोमर्स। अब अगर मुझे कहे कि 1 और 2 क्या हैं, तो मैं कहूँगा बेटा ये आइडेंटिकल्स हैं, आइडेंटिकल आइसोमर है। अगर मुझे कहता है 3 और 4 क्या हैं, तो मैं कहूँगा ये एनेंशियोमर्स हैं। एनेंशियोमर कब होते हैं, जब वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं। अगर आप ध्यान से, तो ये दूसरे की मिरर इमेज है, देखो मिरर इमेज है, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाए, तो वो एनेंशियोमर्स हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि बताओ 2 और 3 क्या हैं, देखो 2 और 3 क्या हैं, तो देखो S का तो S ही रहा, लेकिन R का S हो गया। तो बेटा जब कोई एक चेंज होता है, दूसरा सेम रहता है, तो उसे डायस्टेरियोमर्स कहते हैं। तो 2 और 3 क्या हैं, हम यहाँ पर डायस्टेरियोमर्स हैं। ठीक है, ऐसे 2 और 4 भी क्या हैं, डायस्टेरियोमर्स हैं, डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, ओके, बात समझ आ गई। और अगर 1 और 4 क्या है, देखो 1 और 4 वो भी क्या आपके डायस्टेरियोमर्स, क्योंकि एक सेम है एक डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो देखो इसमें भी क्या है, एक सेम एक डिफरेंट, इसमें भी एक सेम एक डिफरेंट, तो 1 और 4 भी क्या है, डायस्टेरियोमर्स हैं। ठीक है, सो आइडेंटिकल, एनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, तो ये देखो कितने डायस्टेरियोमर्स आ गए, यहाँ पे आ गए 3 डायस्टेरियोमर्स, एक एनेंशियोमर है और एक आइडेंटिकल आइसोमर। तो यहाँ पे पूछ सकता है परसेंटेज, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स से डिवाइड कर दो। जैसे एनेंशियोमर्स की परसेंटेज कितनी है, 20% है, 20/1/5 है। डायस्टेरियोमर्स की परसेंटेज कितनी है, 60% है, 3/5 है। आइडेंटिकल आइसोमर्स कितनी है, 20% है, 1/5 है। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालना पता चल गया। चलो जी, नोट करो जी। तो ये चीज़ अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप एनेंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स को कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाकी रेस्ट ऑन नेक्स्ट वीडियो। तो लेट्स लेवल अप की सीरीज़ में मैंने इस बार आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री के पार्ट कवर किया है। अगले क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के और भी नए टॉपिक्स को कवर करूँ, ताकि ईजी वे में, ताकि आप बहुत जल्दी उसको फाइंड कर पाओ। ठीक है, बेसिकली MCQ ही आएंगे आपके क्वेश्चंस, तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ताकि आप ऑन द स्पॉट उसको सही
सही आंसर को आप क्या कर पाओ, पिक कर पाओ। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम, एंड गॉड ब्लेस यू।